बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफारती जंग जो है वो इस वक्त इंतहा पर है। एक तरफ भारत के जो सफारती वफूद हैं वो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में अपना केस लेके गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी वफूद भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने दौरों के दौरान अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ख़ुद इन डेलीगेशंस की क़ियादत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने एक सियासी मुहाज़ खोल रखा है। आज उन्होंने रियासत गुजरात के शहर भोज में एक तकरीर की, और भोज में उन्होंने तकरीर इसलिए की कि कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग थी, इसमें भोज का न सिर्फ एयर बेस तबाह किया गया बल्कि वहाँ जो एयर डिफेंस सिस्टम था S-400 उसको भी तबाह कर दिया गया। तो भोज से बैठ के मोदी साहब जो हैं वो पाकिस्तानियों को क्या पैगाम दे रहे हैं, ज़रा सुनिए। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। कोई भी बड़ा सियासतदान या स्टेट्समैन इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता। ना तो मोदी पाकिस्तान की हुकूमत को एड्रेस कर रहा है, ना ही फ़ौजी क़यादत को, बल्कि बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम और नौजवानों को कह रहा है कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अब ये बात इन्होंने क्यों किया है? इसलिए कि मोदी साहब जो है ना, इन्होंने बहुत साल पहले एक फ़िल्म थी शोले फ़िल्म देखी थी। उसमें से एक गब्बर सिंह का किरदार था, उससे ये बड़े मुतासर हो गए हैं। ये जो इन्होंने आज डायलॉग बोला है ना, ये दरअसल गब्बर सिंह का डायलॉग है। ज़रा गब्बर सिंह का डायलॉग भी सुन लें। कालिया सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। तो मोदी साहब जो हैं वो भारत के वज़ीर आज़म नहीं बल्कि शोले फ़िल्म के गब्बर सिंह का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तानी अवाम को बराह रास्त धमकी देने की वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कल रात को मोदी साहब ने जो मनाज़र देखे लाहौर में PSL के फ़ाइनल के, कज़ावी स्टेडियम जो है वो आवाम से खचाखच भरा हुआ था और कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ पे लोग थे। और उसमें मोदी साहब को सबसे ज़्यादा परेशानी ये हुई कि एक तरफ तो पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, और दूसरी तरफ बहुत से डिप्लोमेट्स इंक्लूडिंग अमेरिका की जो कायम मुकाम सफ़ीर हैं नताली बेकर और नेवल चीफ और बहुत से कैबिनेट के मिनिस्टर्स वो मैच देख रहे थे। वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मौजूद थे। किसी को कोई टेंशन नहीं थी, बड़ी परेशानी थी। वहाँ पे हमें एक पॉलिटिकल यूनिटी नज़र आ रही थी। तो मोदी साहब इसलिए अब पाकिस्तानी अवाम को बराह रास्त धमकी दे रहे हैं। इंडिया के ख़िलाफ़ तो पाकिस्तानी अवाम में हमें यूनिटी नज़र आ रही है, लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान एक सियासी मुल्क है, तो यहाँ पर सियासी इख्तलाफात भी हैं। तो हम सुन रहे हैं कि अब जो तहरीक इंसाफ है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक सियासी जंग शुरू करने का प्रोग्राम भी बना रही है। तो एक तरफ भारत के ख़िलाफ़ हमारी सफारती जंग है और दूसरी तरफ अब हुकूमत और अपोजिशन की सियासी जंग है। ज़ाहिर बात है दोनों मामला साथ साथ ही चलेंगे। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर हैं और चीफ विप हैं कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के, और मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर साहबा जो पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तारिक फजल चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये भारत के वज़ीर आज़म गब्बर सिंह साहब ने एक धमकी दिया, उस पर क्या आपका तबसरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, गुजारिश ये है कि नरेंद्र मोदी ने शोले फ़िल्म देखी होगी। मेरा ख्याल है उसने मौला जट फ़िल्म नहीं देखी। और अगर उसने वो फ़िल्म देखी होती और उसे ये पता होता कि पाकिस्तान के जो एयर चीफ़ हैं वो भी एक जट है, ज़हीर बाबर सिद्धू साहब, वो भी एक जट है, तो वो कभी इस तरह की हरजा रसाई ना कर रहा होता। क्योंकि जब दोबारा दूसरी जो फिल्म है जट की, वो है जट द खड़ाक, वो मोदी देख भी चुका है, दोबारा देखना चाहता है, फिर दिखाएंगे। एक्शन रिप्ले होगा, पहले से ज़्यादा इंशाल्लाह ताला कुव्वत से होगा, पहले से ज़्यादा अज़म के साथ होगा। तो ये गिदड़ भभकियाँ इनकी, जब आप नाकाम हो जाते हैं किसी जंग में, किसी मुकाबले में, तो उसके बाद अपनी आप ये कहें कि शर्मिंदगी छुपाने के लिए इस तरह के बयानात जो हैं वो दिए जाते हैं। बाकी स्टेट्समैन वगैरह के जो क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं और कि वो इज़्ज़तदार लोग होते हैं, ये बेस्ते लोग हैं। ये मतलब कोई स्टेटमेंट है कि आप डायरेक्ट किसी मुल्क की आवाम को थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये इनका छोटा जहन
और इनकी छोटी सोच की अक्कासी करता है। तो मैं दोबारा उन्हें बता देता हूँ कि ये आपने पहले जो खड़ाक देखा है जट का, इंशाल्लाह दोबारा आपको दिखाएंगे। जी जरताज गुल साहबा, मोदी साहब की स्टेटमेंट पे क्या तबसरा आपका? थैंक यू मीर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं, और इस तरह मौला जट के किरदारों से या इस तरह गब्बर सिंह के किरदारों से मेरा ख्याल है कि अगर आप प्रोवोकेशन करते हैं, आप प्रोवोक करते हैं वॉर को, तो ये तो अभी जब पुलवामा के बाद जब रात के अंधेरे में आपने पाकिस्तान के ऊपर बुज़दिलाना हमला किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह कौमी यकजहती दिखाई, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, स्पेशली मेरी अपनी पार्टी ने, क्योंकि 3 साल से हमारे साथ जो जुल्म और जबर हो रहा है, इसके बावजूद हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने जिस तरह के नैरेटिव की जंग इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ी, और जिस तरह हमारा एयर डिफेंस या आर्म्ड फोर्सेस ने जिस तरह उनको जवाब दिया है, वो तो अब दुनिया के सामने एक खुल्लम खुला हकीकत है। लेकिन 2 बातें। सबसे पहली बात ये कि आपने कहा कि एक तो सिफारती ताल्लुकात में मेरे ख्याल में आपकी टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए यही कि ये जो मोदी का चेहरा आरएसएस का है, जो हिंदुत्व की जो उसकी एक मेंटालिटी है, जिसको इमरान खान ने पुलवामा वाक़े के बाद जब यूनाइटेड नेशंस में मोदी का सियाह चेहरा दुनिया को दिखाया था, सबसे पहले आपकी फॉरेन पॉलिसी में आपकी टॉप प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि ये एक इंटरनेशनल दहशतगर्द है मोदी, उसका आपने सियाह चेहरा दुनिया को दिखाना है। दूसरा, IWT के ऊपर आपने अपने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात करनी है कि अभी भी आपके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ वाटर टेररिज्म हो रही है, और दुनिया की कोई ताकत भी ये नहीं कर सकती कि आप किसी भी मुल्क के खिलाफ आबी जारियत करें। तीसरा जो है, जो आपने कश्मीर के ऊपर जो है, ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप कश्मीर को भूल जाएं और आप कश्मीरियों को छोड़ दें, आपने टॉप प्रायोरिटी रखनी है। अब आ जाते हैं सियासी जंग के ऊपर, उस पर बाद में आते नहीं, मैं सिर्फ चूंकि आपने वो बात की तो इसलिए तो पहले मैं आपको सुनवा देता हूँ ना कि आपकी पार्टी की लीडरशिप, मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगा। हाँ, देखिए, जो जरदाद ने बात की है ना, मैं उसमें सिर्फ ये चीज़ ऐड करूँगा कि पाकिस्तान इस खित्ते में कभी भी एस्केलेशन की ना हमने बात की है और ना हम आज कर रहे हैं। हमारी 3 जो है प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, आप उसे कहें, आप उसे हमारी हिकमत अमली कहें इस वक्त। पहली तो है फर्मनेस, यानी अवाम का इत्तेहाद भी इसमें शामिल है, अफवाज पाकिस्तान का अज़म और हौसला इसमें शामिल है, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ऊपर और पाकिस्तान के दिफा के ऊपर, सलामती के ऊपर ज़ीरो कंप्रोमाइज़ एंड ज़ीरो टॉलरेंस, ये फर्मनेस है। दूसरा हमारा अज़म है पीस। आपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की हर तकरीर जो 10 मई की बात की है उसमें आप देखें, उन्होंने कहा है कि अगर हमारे ऊपर जहारियत मुसल्लत की गई हम उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। पीस, हम अमन चाहते हैं, हम जहारियत के हामी नहीं है, लेकिन उसका जवाब जरूर देंगे। और वो तीसरी हमारी स्ट्रेटजी है। उन्होंने तो कोई इतराज नहीं किया इस पे, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि थोड़ा शायद हम कोई एस्केलेशन की बातें कर रहे हैं। नहीं, वो चूंकि उन्होंने जो बात की जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी ने, तो मैंने उनकी ज़बान में जवाब दिया। बाकी वी डोंट वांट एस्केलेशन। मैं जरताज गुल वजीर साहबा को एक और भी क्लिप सुनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया है। DGI SPR ने कश्मीर के बारे में क्या कहा? जी जरताज गुल वजीर साहबा, वाकई आपको लगता है ये वक्त आ गया है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको कहा ना कि आपने मोदी का एक चेहरा इंटरनेशनल दहशतगर्द के ऊपर दुनिया को दिखाना है, आपका सिफारती जंग अभी तक ख़त्म नहीं होनी। मेरे साहब, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वाकई पाकिस्तान एस्केलेशन नहीं चाहता। अगर इस रीजन के अंदर अमन से किसी को ख़तरा है या अमन को ख़तरा है तो वो मोदी की मेंटालिटी से है। आपने दुनिया को ये बताना है कि ये इंडिया जो मोदी की हुकूमत है ये स्टेबल नहीं है। आपने सबसे पहले दुनिया के आगे इसकी डिसआर्मामेंट की बात करनी है, इसको आप रिप ऑफ करें इसकी न्यूक्लियर पावर से, क्योंकि ये जुनूनी है, ये कुछ भी कर सकता है, ये लाखों लोगों को लुकमाए अजल बना सकता है। ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप पाकिस्तान के अंदर बयाने की जंग, मेरे साहब मैंने आपको पहले कहा, जिस तरीके से खान साहब ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा पुलवामा वाक़े के बाद, और अब पुलगाम वाक़े में जिस तरीके से खान साहब ने जेल के अंदर से बैठ के, हालांकि हमें उन तक रसाई नहीं थी, लेकिन उन्होंने वकला के ज़रिए जो पैगाम पहुंचाया, उसके बाद सिर्फ मेरा 2 चीज़ों के ऊपर, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने जिस तरह पाकिस्तान के नैरेटिव की जंग लड़ी, मुझे उसके बाद 2 चीज़ों के ऊपर बहुत अफसोस है जो हुआ है। असल में हुआ ये कि इस पूरे वाक़े में मरियम नवाज़ ने एक लफ्ज़ मोदी के बारे में नहीं कहा। नवाज शरीफ ने लेकिन टीवी पे इश्तिहार तो बहुत चले हैं पंजाब गवर्नमेंट के। इश्तिहारात तो खैर माशाल्लाह के आपको पता है कि वो तो आजकल वो लेबॉर्ट्रीज के उसके ऊपर जो वो हैं उसके ऊपर, और हॉस्पिटल्स के उधर हर जगह वो तो आपको खैर इश्तिहारात में आपको तरक्की नज़र आएगी और आपको सिर्फ मरीम नवाज़ी नज़र आएंगी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस पूरा उसमें जब पूरा पाकिस्तान जुड़ा हुआ था, हर शख्स ने
मोदी को ललकारा और मोदी का असल चेहरा बताया। अगर कोई खामोश रहा तो वो नवाज शरीफ था, उसने एक दफ़ा भी मोदी का जिक्र नहीं किया। मरियम नवाज एक दफ़ा भी, जब पंजाब के अंदर लोग शहीद हो रहे थे, आपको पता है हमारे 51 लोग शहीद हुए, जिसमें 11 फौजी हमारे एहलकार हैं, बाकी हमारे सिविलियंस हैं, ये सब शहीद हुए। आपको पता है इस पूरे, उसके बाद जब मरियम नवाज ने तकरीर की तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि भारत के हमले में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना 9 मई के पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। ये शुहदा की इंसल्ट नहीं है? यानी हमारे 51 लोग, 11 हमारे फौजी शहीद हुए, हमारे सिविलियंस शहीद हुए, हमारे मदारिस के ऊपर, हमारे मसाजिद के ऊपर रात के अंधेरे में इंडिया ने हमला किया। आप पूरे पंजाब के अंदर आप चुप करके बैठे रहिए जब पूरे के पूरे ड्रोन्स पंजाब के अंदर आते रहे, और आपने आगे से जब उसके बाद तकरीर की, जब आपने मुंह खोला तो आपने मोदी को इंटरनेशनल दहशतगर्द कहने के बजाय आपने ये कहा कि 9 मई के से ज़्यादा नुकसान हुआ। तो मेरा तो सवाल ये, मेरे साथ तो मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, 9 मई के वाक़े में इनके साथ जो 3-4 लोग इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं जिन्होंने खान साहब का साथ छोड़ा, उसको तो आपने फेडरल मिनिस्टर बना दिया, और आप हमें कह रहे हैं कि इंडिया ने इतना बड़ा हमला नहीं किया। किसको फेडरल मिनिस्टर बनाया? खटक साहब जो है इनके साथ एडवाइजर हैं, परवेज खटक जी। अलीम खान जो है वो इनके साथ हैं, ओन चौधरी साहब इनके साथ हैं। ये 9 मई में इन्वॉल्व थे? मेरा ख्याल है कि आप जितने भी 9 मई के 9 मई से पहले छोड़ चुके थे। नहीं 9 मई से पहले आप यूं करें कि आप जितने भी आपके इस, लेकिन आपका जो असल पॉइंट है ना, उस पे असल पॉइंट पे आते हैं। एक तो ये कि 9 मई तो हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। 9 मई तो हमारे खिलाफ हमारी आवाजें दबाने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए गया था। मेरा सवाल ये कि जब आप कह रहे हैं ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जब आप कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है, आप कह रहे हैं आपने सियासी तौर पर सबने पाकिस्तान का साथ देना है, हमने तो डंके की चोट पे तकलीफ के बाद भी हमने पाकिस्तान का साथ दिया है क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। लेकिन आपको किसने हक दिया कि आप नेशनल यूनिटी के नाम पे आप जो मोदी जैसे दहशतगर्द को आप जहां वो क्लीन चिट दे दें, वो आज भी आपको ललकार रहा है। अच्छा चलें, वो शहरियों को ललकार है और आप अपने शहरियों पे कह रहे हैं कि 51 शहरी जो शहीद हुए, इसका जवाब ले लें जी। और 9 मई सबसे बड़ा वाक़या है। मेरे सिर्फ ये सवाल है, जो सवाल ये कर रही हैं, ये जिस मौजू पे उन्होंने बात की है वो हकीकत के बिल्कुल मुनाफी है। उस हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मरियम नवाज़ चीफ मिनिस्टर पंजाब के मुतअद्दिद बयानात, एक बयान नहीं मुतअद्दिद बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। देखिए, ये दावा करना, उनका कहना, मेरा झुटलाना, ये सिर्फ ज़बानी नहीं है। मैं हक़ाइक़ की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ। मैं आपकी टीम को रिक्वेस्ट करूँगा, जो आपकी रिसर्चर्स की टीम होती है, कि वो क्लिपिंग निकाल के दिखाएं, आपके प्रोग्राम में दिखाएं, कल आप दिखाएं मुतअद्दिद बयानात जिसमें इंडियन अग्रेशन को, मोदी को उन्होंने कंडेम किया, इंडिया के इक़दामात को कंडेम किया मरियम नवाज़ ने। और फिर बीबी ने जो अफवाज पाकिस्तान आर्मी चीफ़ की क़यादत में जो अफवाज पाकिस्तान का किरदार रहा और जो शानदार कामयाबी उन्हें हासिल हुई, उसका उन्होंने बारहा मरतबा जिक्र किया। पूरी कौम के यही जज्बात हैं, ये सिर्फ मैं उनकी बात नहीं कर रहा। कैसे हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो है उसकी नंगी जारियत पाकिस्तान वो है, उसके ऊपर और मिसाइल आए यहाँ पे, और यहाँ पे जनाब उनके ड्रोन आए, तो एक भी शख्स, देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हम उस डिवाइड में, मैं इससे ज़्यादा वो नहीं जाऊँगा आगे, क्योंकि हम अभी पॉलिटिकल डिवाइड को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, हम रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में जो फिजा है सियासत की, अब आपने जो असल बात की, उसको टेम्परेचर को डाउन रखने की बात कर रहे हैं। रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं, आप टेम्परेचर को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं जुनैद अकबर खान साहब, वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुने। सवागी में या मार्गल्ला के पहाड़ों में एक जो है टेंट विलेज बनाएंगे, पहले 2-3 दिन वहाँ पर स्टे करेंगे। यहाँ सारे PPK के और जो नज़दीक पंजाब के लोग हैं, कश्मीर के जो लोग हैं वो आएंगे। लेकिन इस दफ़ा हमने ये भी फैसला किया है कि कराची, क्वेटा और लाहौर के लोग ना आए। लेकिन जिस दिन हम इस्लामाबाद को बंद करेंगे उसी दिन लाहौर के लोकल लोग बंद करेंगे, कराची के लोग भी बंद करेंगे, और क्वेटा के लोग भी जो मेन शहराए हैं उनको एहतजाज पे अगर हम यहाँ बैठेंगे तो वो वहाँ बैठेंगे। तारिक फजल चौधरी साहब, जुनैद अकबर ख़ान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों को बंद करने का प्लान बना रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस दिन हम इस्लामाबाद को बंद करने के लिए हम एहतजाज करेंगे उस दिन पाकिस्तान के बहुत से शहरों में मुजाहरे होंगे। तो मेरा सवाल यह है कि आपकी तरफ से ये पॉलिटिकल टेम्परेचर कम करने की और रिकॉन्सिलिएशन की कोशिश कामयाब क्यों नहीं हुई? देखिए मीर साहब, ये एक दिन का तो मिशन होता नहीं है और ना ये एक दिन में एकम्प्लिश होता है। वो अपनी एक सियासी जो जंग है, लड़ाई है, सफ़र है, वो जारी रखें, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। सड़कें वगैरह वो इस्लामाबाद की तरफ आने वाले बंद नहीं कर सकते, उसकी
सियासी वजूहत तो अपनी जगह पे छोड़ दें, मैं सिर्फ टेक्निकल बात कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद में हज़ारों ऐसे लोग हैं, हज़ारों, जो पेशावर से रोज़ आते हैं, रोज़ वापस जाते हैं, उन कारोबार हैं, बहुत सारे और मामलात हैं, यहाँ से लोग आते हैं जाते हैं, इसी तरह दीगर शहरों से। तो लिहाजा ये तो एक बात जो है ये सियासी बयान है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इसकी इजाज़त दी जा सकती है। दूसरी जो बात है पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की, देखिए बात यह है कि 7 मई को जो तकरीर करते हैं प्राइम मिनिस्टर कौमी असम्बली में, वो क्या बात करते हैं? वो कहते हैं कि मैं दावत देता हूँ अपने PTI के बहनों और भाइयों को कि मैं ये अपने चैम्बर में बैठा हूँ, आएँ बैठ के बात करते हैं। यानी ये आगाज़ है। और देख, सियासत ज़रूर करें आप, लेकिन सियासत की आड़ में कौम में डिवाइड और तफरीक पैदा मत करें। ये अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है कि आपको इस अज़ीमुशान कामयाबी के बाद जो मुराल आपका बुलंद हुआ है, अब पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान के बाहर जो लोग बैठे हैं, आप खुद इस बात की गवाही देंगे कि आपके दोस्त जो बाहर बैठे हैं पाकिस्तानी, वो कितने खुश हैं और कितने फ़ख्र में हैं कि हमारा सर यहाँ बुलंद हो गया है, मुस्लिम ममालिक आपकी तरफ देख रहे हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जिसको आपने मुल्क को स्टेबल करने के लिए, इदारों को बेहतर बनाने के लिए, अपने सिस्टम के अंदर जो नकाइस मौजूद हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए, मईशत को बेहतर बनाने के लिए मिल के ज़ोर लगाएं, मिल के धक्का लगाएं। सियासी लड़ाई सियासी मैदान में लड़ते रहें, इसमें कोई मतलब मुज़ायका नहीं है। लेकिन अगर आपने दोबारा डिवाइड, पोलराइजेशन, कौम में तकसीम की बात की, तो वो इस मुल्क के हक़ में नहीं है। मैं अगेन आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू दिस लेवल, वरना मैं अगर थोड़ा सा कहें तो आप जरा, क्योंकि मैं उस डिवाइड में ना आप जाना नहीं चाहता, कोई बयान ऐसा अच्छा, देना नहीं चाहता। जो लोग तहरीक इंसाफ में भी ऐसे लोग थे जो पहले रिकॉन्सिलिएशन की बात करते थे, वो कहते थे मुहाजराई की तरफ ना जाएं, उनमें एक अली जफ़र साहब भी थे, जरताई साहबा जो हैं वो कौमी असम्बली में, अक्सरियत मैं कह देता हूँ, अक्सरियत PTI के लोग हैं, अक्सरियत, लेकिन सुन तो लेना के हक में नहीं है। वो चाहते हैं कि मामलात बात तो सुन लें से आगे बढ़ें, लेकिन जरताज गुल साहबा जो हैं वो हैं कौमी असम्बली में पार्लियामानी लीडर, अली जफ़र साहब हैं सेनेट में। उनकी आज 6 घंटे की मीटिंग हुई है इमरान खान साहब से। कितनी? 6 घंटे की। 6 घंटे की मीटिंग के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, मेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टुडे, हेल्ड डिस्कशंस विद हिम ऑन ऑल एस्पेक्ट्स फॉर 6 hours. Some very important matters were discussed. Among them was a country-wide movement for which the party should prepare and be well organized. He has warned that there is no room for anyone in PTI to play both sides. तो जरताज गुल वज़ीर साहिबा, मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ ये क्या हालात पैदा हुए अचानक के जुनैद अकबर साहब और अली जफ़र साहब जो हैं वो हमें एक ही पेज पर नज़र आ रहे हैं और कंट्री वाइड मूवमेंट की बात कर रहे हैं। आई होप मीर साहब आप मुझे टाइम देंगे। मैं पहले से थोड़े 2-3 इनको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दूँ। उन्होंने कहा जी कि जी खटक साहब 9 मई में नहीं थे, बिल्कुल थे। औरंगज़ेब खिची साहब को आपने हमारा लोटा लेके हमारे इमरान खान के नाम पे जीते, आपने उनको कोई मिनिस्टर बना दिया है। इसी तरह मुबारक ज़ेब को इमरान खान के नाम पे जीते हैं, आपने उनको मिनिस्टर बना दिया है। सब लोग 9 मई के बाद भी इमरान खान के नाम पे इलेक्शन जीत के आए हैं। एक ही गाड़ी के ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद भी थी, अंदलीब साहिबा भी जीती, खदीजा शाह भी थी। खदीजा शाह भी जेल काट चुकी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का आप अभी तक 9 मई की वजह से वो भी नहीं होने देते हैं, क्या कहते, ज़मानत नहीं होने देते हैं। अंदलीब साहिबा और मुनज़्ज़ा हसन वगैरह अभी आप लोगों के साथ ही सफ़ों में इधर उधर से शामिल हैं। थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर। दूसरा मैं आपको ये बात बता दूं कि आपने कहा कि जी कौमी यूनिटी की बात है, आप नहीं करेंगे। आप बेहतर है, आप अच्छी बात है आपके के लिए कि आप कौमी यूनिटी की बात करें, लेकिन मसला है कि ये आपको पंजाब में भी समझाना पड़ेगा लोगों को कि पंजाब को तो आपने पूरा यरगमाल किया हुआ है। आपने कहा ना कि अगर हम कौमी यकजहती की बात करें, मीर साहब मुझे एक बात बता दें, खान साहब ने और बुशरा बीबी साहिबा ने अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में या 190 मिलियन पाउंड में साबित हुआ कि 1 रुपये की भी करप्शन नहीं की, उनकी ज़ात को 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं पहुंचा। 3 महीने से खान साहब की मुलाकातें बंद की हुई थी। मैं भी परसों अपने अडियाला जेल ट्रायल के अंदर मेरी भी खान साहब से मुलाकात हुई, इंतहाई कमज़ोर हुए थे। बुशरा बीबी साहिबा कोई मुजरिम तो है नहीं, ना कोई वो आदि मुजरिम है, आपने खान साहब की वजह से उनको सज़ा दी हुई है ना। वो जेल के गर्मी में और हब्स में जाके जो है वो बेहोश हो गई हैं। अभी हम अलकादर ट्रस्ट के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। आपने इतना 26 वायनी तरमीम के बाद जुडिशरी को अंडरमाइन कर दिया है कि आप हमारे केसेस ही नहीं लगने देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एजाज चौधरी साहब को ये जो खबरें हैं कि जी इमरान खान के साथ जेल में मुलाकातें हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, करीब वो रहा हो जाएंगे, दूसरी तरफ तहरीक चलाने की बातें हो रही हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ, अब एजाज चौधरी साहब सेनेटर हैं। हाँ। आपने उनको वोट की ताकत से भी महरूम किया, प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी नहीं करते, और अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी हो जाते हैं तो आप जो है उनको बाहर नहीं आने देते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट से किस लिए आए हैं कि अपनी आम जमानत के लिए। आप हमारी जमानतें नहीं देते हैं। इस वक्त मेरे ऊपर 14 जो है वो जेल ट्रायल इस वक्त मेरे चल रहे हैं।
14 मेरे ऊपर ट्रायल चल रही है, बाकी मेरे ऊपर बिल बिफोर अरेस्ट की FIR है। खान साहब की आप जमानत टोटल FIR कितनी है आप पे? अब तो 59 है। 59 एंटी करप्शन का केस भी मेरे ऊपर इन्होंने पंजाब के अंदर बना दिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ मीर साहब के जब इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आता, जब आपने हमारे ऊपर सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, आपने जुडिशरी को 26 वानी तरमीम के बाद अंडरमाइन कर दिया, पिका एक्ट के जरिए कोई जो व्हील अगर या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई सच बोलना होता है तो आप तो उसका प्रोग्राम ही बंद कर देते हैं। आप लोगों के ऊपर तौहीन मरियम के अंदर जो है आप उनके ऊपर FIR करवा देते हैं। जुनेद अकबर साहब हो, अली जफर साहब हो, जरताज गुल हो, बैरिस्टर गौर हो, उमर अयूब साहब हमारे वर्कर हो, अगर हम इमरान खान की रिहाई की बात ना करें तो क्या करें? इमरान खान बेगुनाह जेल के अंदर है, बुशरा बीबी साहब इस वक्त जेल में। आप उस वक्त देखिए, मैं उस दिन मिल के आई हूँ उसको शाह महमूद कुरैशी साहब को, इस वक्त वो PIC के अंदर वह हैं, उनको दिल की तकलीफ है और आप उसको उठा के जानबूझ कीजिए। वो जज ने भी कहा कि आप क्यों उनको लेकर आएंगे, तो इस वक्त बीमार हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को देख लें, यानी आपका सियासी इंतकाम खत्म ही नहीं होता। फिर आप कहते हैं कि हम कौमी यकजहती की बात करें, और फिर मोदी अगर आपको ललकार रहे आपके आम शहरियों को, और आपकी अपनी वजीर आला जो पंजाब की जुमैर शराफत अली से हारने के बाद मोदी का नाम लेने के बजाय वो ये कह रही है कि 9 मई का वाकया बड़ा है और भारत ने वाकया हमारे ऊपर हमला करके कोई खास बड़ा नुकसान पाकिस्तान का नहीं किया, 51 लोग शहीद हो गए। तो मुझे बताएं मरियम नवाज की और मोदी की जबान में क्या फर्क है? अगर हम तहरीक ना चलाएं, हम मुल्क के लिए बाहर ना निकले, सियासी लोग मेरा मतलब कि अगर हम सियासी लोग बाहर ना निकले तो हम क्या करें? बेसिकली जरताज गुल वजीर साहबा ये कह रही हैं कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो हम अगर बाहर ना निकलें तो क्या करें? और तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं रिकॉन्सिलिएशन करो, पॉलिटिकल टेम्परेचर कम करो। तो इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद। जी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। मीर साहब जो उन्होंने सवाल किया है ना कि हम इमरान खान की रिहाई की बात ना करें तो क्या करें, आप ज़रूर करें, लेकिन बात करने के साथ साथ आप कोशिश भी करें। आपकी वकला की टीम कोशिश करे, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो आप अदालतों में लड़ें। आप लोग उनके मुकदमात लड़ते हैं टॉक शोज़ में, या आप उनके मुकदमात लड़ते हैं आप पार्लियामेंट हाउस में। अब ये जो कह रहे हैं जनाब बुशरा बीबी, देखें मरियम नवाज़ तो किसी सियासी पोजीशन पे भी नहीं थी, वो कितनी दफ़ा गिरफ़्तार हुई है, गर्मियों में हुई है, इन्हीं हालात में हुई है, बगैर किसी जुर्म के हुई है। तो ये गिरफ़्तारियाँ वगैरह ये पाकिस्तान की तारीख़ में होती रहती हैं। कोई अनहोनी चीज़ ऐसी नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होगी कि जनाब ये अब बम सर पे उठा के फिरते रहें और दोबारा हमला करें, पाकिस्तान की जो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हम चाहते हैं उस पर दोबारा एक बम मारें। ना करें तो बेहतर है, करें तो हम इन्हें रोक नहीं सकते, हम तो अपने तौर पे कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए 190 मिलियन पाउंड का केस है, वो सीधा साधा केस है। पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में वो पैसा आना था, आपके जो थे वो एहतसाब वाले, पता नहीं नाम उनका, शहजाद अकबर, उन्होंने उसमें से पैसे खा के वो पैसा को दे दिया। तो अगर ये आपने किया है तो उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। काबीना ने उसकी अप्रूवल दी है, काबीना के जो आप उस वक्त इंचार्ज थे इमरान खान थे, तो उसके बदले में इमरान खान को खुद क्या मिला? 450 कनाल ज़मीन साहब ने उन्हीं दिनों में फ़ौरन उस अप्रूवल के बाद दे दी। तो मतलब सारे लोग पागल तो नहीं है ना कि आप यहाँ पे जज्बाती बातें करें, टॉक शोज़ में करें, एक और भी लोग आपके जज्बात की में बह जाएं। आप दोनों की खिदमत में गुजारिश है कि पाकिस्तान में सिर्फ मसला मुस्लिम लीग नून और PTI की लड़ाई नहीं है। इस वक्त 3 सूबों में कुछ और भी मसाइल हैं। सिंध में मोरों के इलाके में, नौशहरा फ़रोज़ के इलाकों में मुजाहरे हो रहे हैं, वहाँ पे कोई बंदा जो है उसको मार दिया है, उसकी डेड बॉडी वापस करने का मुतालबा हो रहा है। मीर अली में 5-6 दिन से मुजाहरे हो रहे हैं, वहाँ पे लोग धरना दे के बैठे हुए हैं, उधर भी डेड बॉडीज़ लेके बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान में एक लतीफ़ बलोच नाम का सहाफ़ी है, उसको उसके घर वालों के सामने गोली मार दी गई है। लेकिन इन वाक़यात का आप दोनों की तरफ से कोई जिक्र ही नहीं होता। मीर साहब, मैं जो पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की और सियासी दर्जा हरारत को कम से कम रखने की बात कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ कि हम बाकी जो मसाइल हैं उन पर तवज्जो दें। हम ये ना करें अभी आपने प्रोग्राम में क्या दिखाया, मैं सड़कें बंद कर दूंगा, मैं किसी को आने नहीं दूंगा, मैं फलां को घुसने नहीं दूंगा। भाई ये सियासत नहीं है ना, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। मुल्क जिन क्राइसिस में है, जो पाकिस्तान के मामलात हैं, वो तमाम सूबों के अंदर अगर कोई टेंशन है, प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करें। KP में जो दहशतगर्दी सर उठा रही है, बलूचिस्तान के अंदर जो इंडिया की प्रॉक्सी BLA जो कुछ कर रही है, ये सारे वो मामलात हैं। उन्हें मिल के हम डिटर्मेंड हैं, अफवाज पाकिस्तान डिटर्मेंड हैं। आपने सिपहसालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की कितनी तकारीर में बराह रास्त उन्होंने कहा है कि हम एक एक दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, सिविलियन मार रहे हैं, हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं।
ये मामलात हैं जिनके ऊपर बात के बात अच्छा जरदारी साहब, आप देखें इंडिया में कांग्रेस जो है उसके जो लीडर हैं राहुल गांधी साहब बहुत तनकीद कर रहे हैं मोदी पे, और मोदी को ये कहा जा रहा है कि मोदी साहब आपको शिकस्त दे दिया पाकिस्तान ने, आपने इंडिया जो है उसका सर पूरी दुनिया में झुका दिया है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो डिप्लोमेटिक वॉर में मोदी साहब की गवर्नमेंट का साथ दे रही है। तो क्या ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता कि हुकूमत पर आप तनकीद करें, हुकूमत के जो गलत इक़दामात हैं उसकी मजम्मत करें असम्बली में भी, सड़कों पर भी, लेकिन नेशनल यूनिटी जो है वो कुछ मामलात में दिखानी चाहिए? देखिए मेरे साहब, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुकूमत की खुद होती है। उन्हें कहा है कि अगर आप कुछ दिनों के बाद हमलावर होता, आई एम सॉरी टू से 8 फरवरी को PDM PMLN हमलावर हो गई थी इलेक्शन के ऊपर, 17 सीटें इन्होंने जीती हैं, 47 के लिए ज़बरदस्ती इन्होंने हुकूमत बना ली, तो इसको हमलावर ही होना कहते हैं ना। जब आपने 26वां तरमीम पास कराई लोगों की माएँ बहनें बेटियां अगवा करके, तो आप हमलावर ही हुए ना जुडिशरी के ऊपर। जब आपने पीका एक्ट करवा के लोगों के गले घोंटे, आपने रिपोर्टर्स की विल आवर गए, तो आप मीडिया के ऊपर या आज़ादी के इजहार के ऊपर आप हमलावर ही हुए ना। ये सब कुछ मेरी झोली में तो नहीं है ना, ये तो PMLN की झोली में। दूसरा आपने कहा है कि मुल्क के लिए, देखिए मैंने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि अगर राहुल गांधी जैसे नाकत के बास मोदी पुलगाम वाक़े के झूठे जो पाकिस्तान ने नहीं किया, अगर वो राहुल गांधी के पास चल के मुल्क के लिए जा सकता है, तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, इमरान खान के पास क्यों नहीं जा सकते? जबकि इमरान खान तो बेगुनाह है जेल के अंदर, इमरान खान ने तो कोई जुर्म किया ही नहीं है। आपने कहा ना 190 मिलियन पाउंड का ना, सिंपल सा केस है कि आपके जेब में पैसे गए हैं कि नहीं। पाकिस्तान इमरान खान की जेब में तो पैसे नहीं गए, बुशरा भी नहीं, अपने ना सिरे महल बनाया है ना रायवन महल बनाया। अगर 450 के ना हुए तो अलकादर यूनिवर्सिटी बनी है। नहीं, चीजों को मिक्स ना करें, अलकादर यूनिवर्सिटी बनी है, इमरान खान का घर नहीं बना, आप घर नहीं बना। दूसरा आपने कहा कि बाकी मसाइल, मेरा मीर साहब आपसे सवाल है, मीर अली के अंदर ड्रोन हमला होता है, हमने तो कंडेम किया है, खान साहब की भी यही पॉलिसी, कोलैटरल डैमेज में आप अपने लोगों के ऊपर ड्रोन हमले नहीं कर सकते। मिरली में लोग इस वक्त धरना देके और वो इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं, सिविलियंस उसके अंदर बच्चे शहीद हुए हैं। क्या डॉक्टर तारिक फजल चौधरी फेडरल मिनिस्टर पार्लिमानी अफेयर्स को इस वक्त ये बात पता है कि इनके हुकूमत की स्टेटमेंट क्या है? आपको इनको ये पता है कि वो ड्रोन हमला किसने किया? ये क्या इसका जवाब दे सकते हैं जो उसमें लोग शहीद हुए? लेकिन अभी तक कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं ड्रोन हमला था या IED ब्लास्ट था, क्या था? कि अभी तक हुकूमत का मौकफ ही नहीं आया, लोग शहीद हुए। दूसरे आपने मुझे बलोचिस्तान की बात की है, बलोचिस्तान के अंदर सराइकियों की, पंजाबियों की गोली मार के जो है वो ID कार्ड देख के लोग शहीद होते हैं। मेरे अपने डेरा गाजी खान के मासूम लोग शहीद हुए हैं। ये जो पुलगाम वाक़या हुआ है, जो पाकिस्तान ने उनको ज़बरदस्त जवाब दिया, आर्म फोर्सेस ने, एयर फोर्स ने, हम सब साथ खड़े हैं, हमें फ़ख्र है। उसके बाद क्या खुजदार वाक़या नहीं हुआ? क्या हमारे बच्चे शहीद नहीं हुए? क्या हुकूमत को ये बात पता है कि बलोचिस्तान में क्या हो रहा है? कभी इन्होंने किसी बात का जवाब दिया? फिर आपने सिंध के मोरे की बात की, सिंध के अंदर नो नॉट एट ऑल। आपको इनको मीर साहब एक ही बात पता है, कह रहे हैं मैं एकतरफा प्रोग्राम कर रहा हूं। मीर साहब इनको एक बात ही पता है, और आप सुन रहे हैं बड़े मजे। मीर साहब इनको एक ही बात पता है, रिप्लाई तो करने दें, आप जवाब देना। वो कह रही है आखिरी बात पता है, आखिरी बात, इनको एक ही बात पता है PMLN को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे खत्म करना है। यही आपकी पॉलिसी है, इसमें अभी तक आप कामयाब नहीं हुए। खुदा का वास्ता अपने पूरे मुमलिकत के ऊपर कोई काम करें। पूरी पार्टी को एक मशवरा देता हूँ कि आप जब भी अपनी तकरीर का आगाज़ करते हैं, जलसों में तकरीर का आगाज़ करते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत आयत पढ़ते हैं तो मेरे दिल के बहुत करीब है, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। जिसका मतलब है कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मेरा आपको मशवरा यह है कि उसी अगली आयत भी पढ़ा करें, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आप वो नहीं पढ़ते, वो भी पढ़ा करें, आपके लिए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, वो भी साथ जोड़ लें, शायद आपको अल्लाह हिदायत दे दे सियासी मामलात में। बाकी तो मामलात बंदे के अल्लाह के साथ अपने अपने हैं, उस पर ये कमेंट नहीं है, सियासत पे है। देखें, बलूचिस्तान का एक एक इशू इस वक्त गवर्नमेंट के फोकस में भी है, और ख़ास तौर पे जो ये सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, इसके लिए मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, ये हमारे अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी के इदारे उसमें बिल्कुल काम कर रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर पर चंद महदूद हद तक मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन खुजदार वाक़े में मुलव्वस लोगों की अक्सरियत को कैमरे के दार तक पहुंचाया जा चुका है। वो सबको पता है कि खुजदार वाक़े में कौन मुलव्वस है, वो इंडिया की प्रॉक्सीज है, इंडिया की प्रॉक्सीज है। लेकिन मशके में, अवरान की तहसील है मशके, वहाँ पे एक सहाफ़ी लतीफ़ बलोच को रात के 3 बजे घर में घुस के उसके बीवी बच्चों के सामने गोली मारी गई है। उस पर अभी तक किसी को नहीं पता, कोई नहीं बता रहा उसको किसने मारा है। मीर साहब, इस तरह के जो वाक़यात हैं, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को ऑफिस कह रहा है, ये पता लगाना कि उसे किसने मारा है, कोई
ज़ाती दुश्मनी है, कोई और चीज़ है। अब एक वाक़े को तो ज़ाहिर है यहाँ इस्लामाबाद बैठ के जब तक उसकी मुकम्मल तहकीकात ना हो मैं कुछ स्टेटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन ओवरऑल दोबारा मैं ये बात करूँगा। आप एक तरफ आप मोदी की बात करती हैं, एक तरफ आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करती हैं और कहती हैं हम एक हद तक उसके ठीक है, नैरेटिव आपके सारे वही। बहरहाल ये पाकिस्तानी अवाम का हक है कि उनको पता चलना चाहिए कि जो मीर अली में जो वाक़या हुआ है वो क्या हुआ, वो ड्रोन हुआ था, वो कोई आईडी ब्लास्ट था, क्या था, क्या उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, अवाम को क्यों सही सूरत हाल से आगाह क्यों नहीं किया जा रहा, बलोचिस्तान में लतीफ़ बलोच को किसने कत्ल किया है, और जो मोरों में हो रहा है वो क्या हो रहा है भाई, जो वज़ीर दाखिला है सिंध का उसका घर किसने जलाया, और जिस आदमी की लाश वापस करने का मुतालबा हो रहा है उसको किसने मारा है। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया, लेकिन एक और बहुत बड़ा इशू है। आपने देखा है इस साल कि मई के महीने में अचानक पाकिस्तान के किसी भी शहर में अचानक मौसम तब्दील होता है, आसमान पे स्याह बादल छाते हैं, दोपहर के वक्त रात का अंधेरा छा जाता है और फिर यालाबारी शुरू हो जाती है, ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है, और इस पर हमारी जो हुकूमत और अपोजिशन है वो इस पर मुंतखब ईवानों में कोई गुफ्तगू नहीं कर रही। तारिक फजल चौधरी साहब इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला और बड़े शहर, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोपहर के 1 बजे 1:30 बजे रात का अंधेरा छा जाता है, यालाबारी शुरू हो जाती है। आपने कोई मौसमियाती तब्दीली की जो वजारतें हैं उनसे को पूछा है कि ये क्या हो रहा है भाई? नहीं साहब, ये तो खैर अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, लेकिन पूरी दुनिया में जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, पाकिस्तान भी ज़ाहिर है उसका शिकार है, और हमारे भी इस पे वैसे बहस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ये इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे अहम मौजू है। हमारे मौजू जो भी बेताज भी बात कर रही हैं, ये सारे वो पुराने मौजू हैं जो आपको पता है क्लाइमेट चेंज की आज ही अपनी अलमारी से पुरानी फाइल लगता है निकाल के ले आई हैं, सारी वही बातें कर रही हैं, जिनके जवाब भी दिए जा चुके हैं। और ये देखिए कि अली जफर क्या बातें कर रहे हैं। नई फाइल बता दूं? हाँ, नहीं पहले मुझे बताने देना, मैं तो थोड़ी सी बात कर लूं। पहले मौसम का तो जिक्र कर दूं, आपको बता दूं। नई फाइल में आपको ये बात बता दूं कि क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स के ऊपर 5th नंबर पे था, लेकिन एफर्ट्स के लिहाज से इमरान खान के दौर में, मेरे दौर में 5वें नंबर पे हमारी एफर्ट्स थी। मौजूदा हालात में जो इस वक्त क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, उसमें पाकिस्तान नंबर 1 पे आ गया। अच्छा। और आपको पता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स में क्लाइमेट को टैकल करने के लिए किसवें नंबर पे है? ये मुझे नहीं पता। एक मुल्क हमसे सिर्फ नीचे है, गिनी बिसाओ। कोई अफ्रीकन मुल्क। इसके अलावा डॉक्टर साहब, यानी कि कम से कम असेंबली में बहस तो शुरू करें। मेरे ख्याल इंडेक्स उन्होंने बैठे बनाया है। नहीं, आप इंतहाई अपना तजर्बाकार वजीर जो लगाया हुआ है, जिसका नाम मुसद्दिक मलिक है, इंतहाई तजर्बाकार। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब तो डिप्लोमेटिक मिशन पे बाहर भेज दिया आपने। नहीं, वो जाहिर है जो पाकिस्तान में जंगी मौसम है, इसकी भी तो सूरत हाल वहाँ पे चले बहरहाल आप किसानों के लिए कुछ कीजिएगा। लेकिन इस पर एक कौमी असेंबली और सेनेट में एक स्पेशल सेशन नहीं होना चाहिए? देखिए, जो मौज़ूआत मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, जो पाकिस्तान के चैलेंजेस का मैंने आपसे जिक्र किया आपके प्रोग्राम में, उनमें ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जो आंधी और तूफान है, इसमें भी बहुत से लोग मरेंगे। मैं आपको बता रही हूँ मीर साहब, मौजूदा हुकूमत जो PDM की है, 180 ममालिक में इनका 179 नंबर है, सबसे आखिरी नंबर पे है। अगर वन चैलेंज को प्लीज देखिएगा, वर्ल्ड फोरम में आप देख लीजिएगा प्लीज, मुझे ज़्यादा बेहतर पता है। दूसरे मैं आपकी बात बता दूं कि चूंकि किसानों का तो उन्होंने बड़ा गर्क कर दिया, प्लीज़ ये जो आपने क्लाइमेट चेंज का बताया, जो उस दिन अंधेरी चली है, साउथ पंजाब में तमाम जितने भी आम के बागात हैं उसको इंतहाई नुकसान हुआ है। इनसे कहें कि कोई आगे पॉलिसी के ऊपर नज़र रखे, कोई आगे देखे। 4 तो इन्होंने क्लाइमेट चेंज के कोई पता नहीं वजीर मुशीर तो बना दिए हैं, लेकिन मसला ये है कि आप जो कारकर्दगी के लिहाज से 180 हमारे पास वो वाली परफॉर्मेंस नहीं है जो जब जरताज गुल बीबी वजीर थी क्लाइमेट चेंज की, तो जो इनके पास थी, इन्होंने कहा कि अब बारिश भी इमरान खान की वजह से हो रही है। ये स्टेटमेंट हमारे में देने की जरूरत नहीं है। ये तूफान किसकी वजह से आ रहा है? It does not suit you, मेरे ख्याल में तारिक साहब। ये तूफान किसकी वजह से आ रहा है? तूफान इनकी वजह से आया होगा, इनके अमाल पे ऐसे। अच्छी बात है कि एंड में आप दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, और अल्लाह करे ये मुस्कुराहटें जो हैं ये बिखरती रहें इनके चेहरों पे, हुकूमत के भी चेहरे पे, आपको चेहरे पे। और ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ये जो दोपहर के वक्त रात का अंधेरा छा जाता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, ये मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, इस पर भी हमें सोच विचार करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।